अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस के 11th लेक्चर में खुशामदीद कहता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस का 11th लेक्चर, जो कि वेक्टर एनालिसिस शाम्स आउटलाइन की बुक में से डिस्कस किया जाएगा, जो हमारे पास 3rd चैप्टर का लास्ट पोर्शन होगा। वेक्टर डिफरेंशिएशन के नाम से ये चैप्टर था, और इसी तरह से 4th चैप्टर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल का नाम से जो 4th चैप्टर है उसका स्टार्ट का पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक्स फॉर टुडे, जिसमें हम रिवीजन ऑफ लास्ट लेक्चर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था उसकी रिवीजन की जाएगी, जो कि हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, डिफरेंशियल ज्योमेट्री इन वेक्टर एनालिसिस और मैकेनिक्स इन वेक्टर एनालिसिस, ये डिस्कस किया था। तो फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन विद एग्जांपल्स, और डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन विद एग्जांपल्स डिस्कस किया जाएगा। एट द एंड कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन विद एग्जांपल्स डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले डिफरेंशियल ज्योमेट्री ऐसी स्टडी को कहते हैं जिसमें हमारे पास स्पेस कर्व्स हों और सरफेसेस हों। तो इनमें ये दो चीज़ों की स्टडी को हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री कहते हैं। तो इसके बाद अगर हमारे पास स्पेस कर्व है कोई भी सी, तो उसका जो कि वो डिफाइंड बाय अ फंक्शन आर ऑफ यू है, तो उसका हम डेरिवेटिव लेंगे, तो वो डेरिवेटिव हमारे पास इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट वेक्टर टू द सी होगा। सी के ऊपर जो टेंजेंट वेक्टर बनेगा उसके लिहाज से होगा। अगर आर्क लेंथ हमारे पास एस हो उसकी, और इसी आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ ले लें, तो ये इज़ अ यूनिट टेंजेंट, तो ये यूनिट टेंजेंट टू द सी कहलाएगा। इस यूनिट टेंजेंट को हम कैपिटल टी से ज़ाहिर करते हैं, और इसी कैपिटल टी को हम यहाँ पे टेंजेंट ज़ाहिर करते हैं, यहाँ पे टेंजेंट के तौर पर हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद अगर इसी टेंजेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अगेन आर्क लेंथ ले लिया जाए, तो उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास प्रिंसिपल नॉर्मल टू द कर्व कहलाएगा। इन द इट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल नॉर्मल टू द कर्व। और अगर इसका अगेन डेरिवेटिव ले लेते हैं तो वो बाई नॉर्मल कहलाता है। यहाँ पे आप बी देख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू द, हमारे पास बी इज़ इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एन एंड टी विद रिस्पेक्ट टू एन, यानी कि टी क्रॉस एन अगर लिया जाए तो उसको हम कहते हैं ये बाई नॉर्मल है। तो ये बाई नॉर्मल हमारे पास ये तीन तरह के हम आ गए हमारे पास अलहदा डायरेक्शंस। एक टेंजेंट आ गई, एक नॉर्मल डायरेक्शन आ गई, और इसी तरह से एक बाई नॉर्मल डायरेक्शन आ गई। तो इन अगर डायरेक्शन के लिहाज से अगर कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया जाए तो उसको हम राइट हैंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो एट एनी स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ सी, तो उसको हम कहा जाता है। तो इसको ट्राईहेड्रल भी कहते हैं और ट्राईआड भी कहते हैं एट द पॉइंट। तो इस तरह से हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम मूव्स करेगा, जो मूविंग कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम मूव्स एंड इट्स नॉन एज द मूविंग ट्राईहेड्रल। तो इसको हम मूविंग ट्राईहेड्रल कहते हैं। तो इसके बाद ये तीन तरह की लास्ट टाइम हमने इक्वेशंस डिस्कस की थी, जिसको हमने इन तीनों को मिला के जो हमारे पास कलेक्टिवली ये तीनों की तीनों इक्वेशंस फ्रीनेट सीरेट फार्मूलाज कहलाते हैं। तो ये फ्रीनेट सीरेट फार्मूलाज हमने लास्ट टाइम प्रूफ भी किए थे। तो इनको आप लोगों ने जहन में रखना है कि अगर डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ लिया जाता है तो वो कैपा एन के बराबर होता है। यहाँ पे एन प्रिंसिपल नॉर्मल है, टी टेंजेंट है, तो कैपा यहाँ पे हमारे पास है कर्वेचर। तो इसी तरह से ये सारी तीनों की तीनों क्वेश्चंस यहाँ पे ड्राइव हो जाएगी। सिग्मा यहाँ पे रेडियस ऑफ टॉर्शन होता है और टॉर्शन होता है यहाँ पे। तो इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि तीन तरह के प्लेन बनते हैं इसके ज़रिए से। तो एक ऑस्कुलेटिंग प्लेन कहलाता है। ऑस्कुलेटिंग प्लेन वो प्लेन कहलाता है जिसमें हमारे पास जो कि कंटेन करता हो टेंजेंट को और प्रिंसिपल नॉर्मल को, और वो वाला प्लेन परपेंडिकुलर हो बाई नॉर्मल के। जो बाई नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा वो ऑस्कुलेटिंग प्लेन आएगा, और जो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के वो प्लेन नॉर्मल प्लेन कहलाएगा, और जो प्लेन हमारे पास परपेंडिकुलर होगा प्रिंसिपल नॉर्मल के वो रेक्टिफाइंग प्लेन कहलाता है। तो इस तरह से ये तीन तरह के प्लेन बन जाते हैं।
इसके बाद एक एग्जांपल डिस्कस की थी लास्ट टाइम, उसी को दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने कहा था कि अगर एक हमारे पास कर्व हो, स्पेस कर्व, x इज इक्वल टू दिस है, y इज इक्वल टू 3 sin t है और इसी तरह से z इज इक्वल टू 4t है, तो इसको सबसे पहले स्केच करें, यानी कि इसको बनाना है। तो फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे इसका यूनिट टेंजेंट भी मालूम करना है, फिर प्रिंसिपल नॉर्मल भी मालूम करना है, कर्वेचर भी, कैपा भी मालूम करना है, एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें मालूम करनी है। तो सबसे पहले मैथमेटिका के ज़रिए से अगर हम इसको ड्रा करें तो इसका मतलब है ये 3 डायमेंशन है, 3 एक्सिस हैं, इसमें x, y और z की वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो इसका मतलब है 3D प्लॉट होगी यहाँ पे। और ये पैरामीट्रिक इक्वेशन दी गई है, पैरामीट्रिक पीस वाइज हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर्स एक नया डिफाइन करके उसके इक्वल लेकर सारी वैल्यूज़ को अगर डिफाइन किया जाए तो उसको हम पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं। तो पैरामीटर एक जैसे t यहाँ पे डिफाइन किया है, तो इस तरह से पैरामीटर लेकर, तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। तो पैरामीट्रिक प्लॉट 3D हमने पहला यहाँ पे कोड लिया, तो इनटू में हमारे पास ये वैल्यूज सबसे पहले हमने करली ब्रैकेट्स में जो लिखी वो सारी की सारी x, y और z की वैल्यूज़ थी। तो x की वैल्यू 3 cos t था, y की वैल्यू 3 sin t थी, और इसी तरह से हमारे पास थर्ड वैल्यू जो z की थी वो 4t थी। तो हमने t कहाँ से, पैरामीटर कहाँ से कहाँ तक लेना था, 0 to 20 लिया। तो इस तरह से हम इसमें अगर रन करेंगे इसको, तो ये हमारे पास इस तरह से कर्व बन जाएगी। तो उसको हमने ये इस तरह की कुछ कर्व आ गई जिसको हमने सर्कुलर हेलिक्स कहा। सर्कुलर हेलिक्स ये एक सरफेस कहलाएगी। तो इसका मतलब है सर्कुलर हेलिक्स है, तो यहाँ पे हम t की वैल्यू अगर मालूम करें तो t इज इक्वल टू आ जाएगा g/4 द कर्व इक्वेशन। तो ये हमारे पास t की हर जगह पे वैल्यूज़ मालूम करें तो x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस। तो इस तरह से ये सिलेंडर था, तो इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया। अगर हम इनकी वैल्यूज़ को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लें तो ये कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। तो इस तरह से 3 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और इसका होल का हमारे पास 9 आ जाएगा, इसका कॉमन लेकर 9 आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा दूसरा। तो इस तरह से हम इसके बाद टेंजेंट मालूम करना है। तो टेंजेंट मालूम करने के लिए आर हमारे पास पोजीशन वेक्टर होना चाहिए। तो आर पोजीशन वेक्टर जिसमें हमने एक्स, वाई और जी की वैल्यूज़ पुट की, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। तो इस तरह से 3 cos t i प्लस 3 sin t j और 4t k। तो इसको हमने इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू t ले सकते थे क्योंकि इसमें हमारे पास t की वैल्यूज़ थी। तो हमने चेन रूल लगाया, विद रिस्पेक्ट टू t लिया, और इसी तरह से फिर हमने t का विद रिस्पेक्ट टू एस लिया। तो इस तरह से चेन रूल लगाने के बाद ये वैल्यूज़ हमारी कुछ इस तरह से आ गई। इसका हमने मैग्नीट्यूडेड वैल्यूज़ ली, तो मैग्नीट्यूड वैल्यू इज इक्वल टू 5 आ गई। तो ये टी हमारे पास ये इस तरह की फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से आसानी से हम वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं। तो डी टी ओवर डी टी हमने मालूम किया, हमने मालूम करना था यहाँ पे नॉर्मल मालूम करना था, तो डी टी ओवर डी एस मालूम करना था, फिर वही हमने वैल्यूज़ लगाई। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा। तो बाई नॉर्मल के लिए इन दोनों का जो हमने टेंजेंट मालूम कर लिया और प्रिंसिपल नॉर्मल मालूम कर लिया, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। तो सेम वही प्रोसीजर। फिर उसके बाद मैकेनिक्स हमारे पास जिसमें हम मोशन को डिस्कस किया जाता है। तो इसकी आगे 2 टाइप्स होती हैं, एक को हम काइनेमेटिक्स कहते हैं, दूसरी को डायनामिक्स कहते हैं। तो काइनेमेटिक्स में जो हमारे पास स्टडी होती है मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग कर्व। तो मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग कर्व हमारे पास दिस स्टडी इज़ नोन एज काइनेमेटिक्स। और इसी तरह से द स्टडी ऑफ फोर्सेस मूविंग ऑन द ऑब्जेक्ट कंसीडर एज डायनामिक्स। तो इस तरह से फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो कि हमें पता है F इज इक्वल टू ma होता है। तो m वैसे का वैसे लिख दिया, ए को हमने डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी लिख दिया, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी होता है। तो इस तरह से ये एफ इज़ इक्वल टू डी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ एम वी, ये इसके बराबर आ जाएगा। वेयर एम वी इज़ अ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमें पता है मोमेंटम एम वी होता है, तो ये मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारे पास ए एक्सेलरेशन होता है। तो अब आसान सा एक प्रूफ है, show that the acceleration a of a principle of a particle which travels along the space curve with velocity v is given by। तो इस तरह से इसकी velocity v हो और ये इस तरह से
कहा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है। तो यानी कि डेरिवेटिव ऑफ न्यू विद रिस्पेक्ट टू टी इंटू टेंजेंट प्लस न्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो इंटू प्रिंसिपल नॉर्मल कैपिटल एन। तो ये आसान सा है। प्रूफ के लिए सबसे पहले वी हमारे पास वेलोसिटी है जिसको हमने न्यू इंटू टी ले लिया। तो इसके बाद ए डॉट ए डेरिवेटिव होता है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टी ले लिया। वेलोसिटी की जगह पे हमने न्यू टी पुट कर दिया। न्यू टी का डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। सेम इस तरह से ये प्रोडक्ट रूल के ज़रिए से ओपन कर लिया। पहले न्यू का डेरिवेटिव, फिर टी वैसे, फिर इसी तरह से न्यू वैसे और टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल टी। तो इस तरह से फिर चेन रूल लगाया, सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई डी टी ओवर टी की। तो इसी तरह से a इज़ इक्वल टू दिस था, तो वैल्यूज़ पुट की, सिंप्लीफाई किया, तो वही हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसके बाद फोर्थ चैप्टर जिसमें हमने डिस्कस करना है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है। डिफरेंशियल ऑपरेटर जिसको हम डेल कहते हैं, और ये डेल हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल बराबर होता है पार्शल और पार्शल एक्स आई प्लस पार्शल और पार्शल वाई जे प्लस पार्शल और पार्शल जी के, इसके बराबर होता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो कि नेबुला की शक्ल में लिखा जाता है, और इसको हम डेल पढ़ते हैं, डेल ऑपरेटर भी कहा जाता है इसको, और इसको वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर भी कहा जाता है, और वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल भी बोला जाता है, और ये इसको नेबुला की शक्ल में लिखा जाता है। तो इस तरह से ये हमारे पास तीन तरह की वैल्यूज़ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले ग्रेडियंट, अगर हमारे पास फंक्शन कोई भी स्केलर फंक्शन फाई ऑफ एक्स वाई जी हो, अगर ये स्केलर फंक्शन है और ये डिफाइंड एंड डेफिनेट है, और इसी तरह से डिफरेंशिएबल फंक्शन है एट ईच पॉइंट, तो ईच पॉइंट अगर डिफरेंशिएबल है ऑफ एक्स वाई जी, तो इस तरह से अगर ये डिफरेंशिएबल भी है तो ये स्केलर फंक्शन, तो इसका हम अगर डेल फाई लेंगे तो हम डेल फाई को कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई। ग्रेडियंट ऑफ दिस स्केलर फंक्शन फाई कहलाता है। इसको ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन GRAD ऑफ फाई लिखा जाता है। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू आ जाएगा डेल इंटू फाई, और जो के बराबर आ जाएगा पार्शल और पार्शल एक्स आई प्लस पार्शल और पार्शल वाई जे प्लस पार्शल और पार्शल जी के और इंटू फाई। तो इस तरह से फाई हर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पार्शल फाई और पार्शल एक्स आई प्लस पार्शल फाई और पार्शल वाई जे प्लस पार्शल फाई और पार्शल जी के। इस तरह से ये हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ दिस स्केलर फंक्शन फाई कहलाएगा। इसके बाद कंपोनेंट ऑफ, तो इस तरह से कंपोनेंट जो डेल फाई के होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, तो इस तरह से यूनिट वेक्टर इस यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में होंगे, तो इसको हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई कहते हैं। तो ये डेल फाई इंटू ए, तो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए कहलाता है। अगर कोई कह दे कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद इन द डायरेक्शन ऑफ ए मालूम करो, ए गिवन हो और इसी तरह से फाई गिवन हो, तो हम डेल फाई डॉट ए मालूम कर लेंगे, तो ये कहलाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए कहलाएगा। फिजिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई एट एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ दिस ए, तो ये फिजिकली हमारे पास ये इसके डायरेक्शन देता है। और ये इसको मालूम करने का आसान सा, फाई गिवन है हमारे पास, तो अगर फाई गिवन है, ये वैल्यूज़ गिवन है फाई की, तो फाई डेल फाई हमने मालूम करना है, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ फाई मालूम करना है एट द पॉइंट 1, -2 और -1। तो इस तरह से पहले वही डेल फाई, तो पार्शल फाई और पार्शल एक्स आई प्लस पार्शल फाई और पार्शल वाई जे, इसी तरह से पार्शल और पार्शल जी के। इस तरह से ये हमारे पास फाई पूरे का पूरा साथ इसके मल्टीप्लाई हो गया हर एक के साथ। एक्स के लिहाज से भी डेरिवेटिव ले लेंगे, वाई के लिहाज से भी डेरिवेटिव ले लेंगे, जी के लिहाज से भी डेरिवेटिव ले लेंगे। तो जब पार्शल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो इसका मतलब बाकी सारे वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, और अगर पार्शल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो इसका मतलब बाकी सारे वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, और पार्शल
डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी लेंगे तो इसी तरह से बाकी सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट हो जाएंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इनकी वैल्यू एक्स वाई और जी की वैल्यू मालूम कर पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू 1 आ गई, वाई की वैल्यू -2 आ गई और जी की वैल्यू -1 आ गई। तो इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट 1 -2 और -1 ये इसके लिहाज से आ जाएगा। इसके बाद है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन होता है हमेशा। तो वेक्टर फंक्शन हमारे पास गिवन है, अगर वेक्टर फंक्शन हमारे पास है v ऑफ एक्स वाई जी जो कि बराबर है v1i प्लस v2j प्लस v3k। तो इस तरह से ये हमारे पास वेक्टर्स वैल्यू देता है, तो इसको हम वेक्टर फंक्शन कहते हैं। बी डिफाइंड भी हो और इसी तरह से डिफरेंशिएबल हो एट ईच पॉइंट ऑफ एक्स वाई जी इन द रीजन ऑफ दिस स्पेस। तो इस रीजन में हमारे पास डिफरेंशिएबल हो तो डाइवर्जेंस ऑफ v इज़ रिटन एज v डेल डॉट v। तो इसको हम डेल डॉट v लिखते हैं। तो ये डेल डॉट v डाइवर्जेंस ऑफ v इज़ डिफाइंड एज, तो इस तरह से इसको हम डिफाइन करते हैं। डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं डेल के साथ, तो डॉट प्रोडक्ट में x कंपोनेंट x से मल्टीप्लाई होगा प्लस y कंपोनेंट y से मल्टीप्लाई होगा और z कंपोनेंट z से मल्टीप्लाई होगा। तो इनको सबको ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास डाइवर्जेंस आ जाएगा। और आम हमें पता है कि a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a होता है, लेकिन यहाँ पे आपने जहन में रखना है कि ये एक ऑपरेटर है नेबुला, जो यहाँ पे हमने डेल ऑपरेटर कहा, ये ऑपरेटर है। तो इसमें ऑपरेटर में डेल डॉट v नॉट इक्वल टू v डॉट डेल होता है, हमेशा जहन में रखना है, क्योंकि ऑपरेटर अप्लाई होता है दूसरी वैल्यूज़ के ऊपर। तो इसका मतलब है ये ऑपरेटर v के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ये अप्लाई होने का ऐसा तरीकाकार है कि डॉट प्रोडक्ट से हो रहा है अप्लाई। तो लेकिन ये नहीं होता कि ये v इस ऑपरेटर के ऊपर अप्लाई हो, तो ये कभी ऐसे नहीं होता। तो इस तरह से ये दोनों नॉट इक्वल हैं, ये इसमें जहन में रखना है। वैसे डॉट प्रोडक्ट इक्वल होता है हमेशा, लेकिन यहाँ पे ऑपरेटर होने की वजह से डेल डॉट v नॉट इक्वल टू v डॉट डेल होगा हमेशा से। तो इस तरह से एक एग्जांपल देखते हैं इसकी। ए वेक्टर जो कि वेक्टर फंक्शन दिया गया है, तो इसका हमने डाइवर्जेंस मालूम करना है। डाइवर्जेंस मालूम करने के लिए आसान सा तरीकाकार वही डेल डॉट वी मालूम करना है। डेल डॉट वी एक्स कंपोनेंट एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई कंपोनेंट वाई से और जी कंपोनेंट जी से, और ये सारे आपस में ऐड अप हो जाएंगे। ऐड अप होने के बाद इसमें पॉइंट पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद है कर्ल। कर्ल भी हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन का होता है, और ये वेक्टर फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन है। तो इसका कर्ल या इसको रोटेशन भी बोलते हैं ऑफ वी, रोटेशन ऑफ वी या कर्ल ऑफ वी, जो कि हमारे पास डेल क्रॉस वी के बराबर होती है। वी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं डेल का, डेल क्रॉस वी वेक्टर। तो इस तरह से ये क्रॉस प्रोडक्ट जब लेते हैं तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आई जे के, यानी कि सबके ये हमारे पास कंपोनेंट वेक्टर्स आ जाएंगे, यूनिट वेक्टर्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद फर्स्ट के कंपोनेंट सारे के सारे, फिर उसके बाद सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट, इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। इसको सिंपलीफाई कर लेंगे तो ये वैल्यू हमारी जो आएगी ये कर्ल ऑफ दिस वी वेक्टर आ जाएगी। इसी तरह से अब ए वेक्टर गिवन है, इसका हमने कर्ल मालूम करना है। तो आसान सा तरीकाकार है, हमने डेल क्रॉस ए मालूम करना है। तो कर्ल के लिए क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो एट दिस पॉइंट 1 -1 1 मालूम करना है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट में हमने पहले यूनिट वेक्टर्स लिखे, फिर फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स, फिर सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट, इसको सिंपलीफाई किया तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई जो कि 3j + 4k के बराबर आ गई। तो इस तरह से सिंप्लीफाइड वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। तो ये आज तक के लिए इतना ही। तो ये आप लोगों के ज़िम्मे है। डू योर सेल्फ क्वेश्चन 31 टू हमारे पास 70 क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं। तो ये आप लोग पेज नंबर 53 टू 56 ये आप लोग कर लेंगे। तो चौथे चैप्टर का अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं दिया। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।